द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं नदी के द्वीप भाग 3। जिस दिन पहली बार स्टेशन जाने का निश्चय हुआ था, उस दिन भोजन के लिए बाहर जाने से पहले रेखा चंद्रमाधव के यहाँ भी आई थी। तय हुआ था कि वहीं से साथ बाहर चला जाएगा। घर पर अधिक बातचीत नहीं हुई क्योंकि भुवन सामान ठीक ठाक करने में कुछ व्यस्त था और चंद्र को डिनर के लिए तैयारी करनी थी। डिनर उसने कार्ल्टन में ठीक किया था और वहां जाने के लिए उसका कहना था कि वेश की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यूं उसे कपड़े की कोई परवाह नहीं है, पर प्रमुख दैनिक के विशेष संवाददाता के नाते उसे सब करना ही पड़ता है। यूं लोग पत्रकार को कुछ नहीं बताते, पर उसके रंग ढंग से ये लगे कि उसकी अच्छे समाज में पहुंच है, तो बहुत से लोग इसीलिए कुछ बताने को राजी बल्कि आतुर हो जाते हैं कि किसी दूसरे ने तो बताया ही होगा। और अच्छे जर्नलिस्ट का काम यही है कि सबको ये इम्प्रेशन दे कि आप जो बता रहे हैं वह वास्तव में दूसरों से उसे पता लग चुका है। फिर भी आपका बताना और चीज है। क्यों और चीज है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो यह पत्रकार पर आपके विश्वास का सूचक है और वह कृतज्ञ है कि आपने उसे विश्वास दिया, या वह प्रसन्न है कि आपने उसकी पात्रता को पहचाना। दूसरे बात जानना एक चीज है और प्रामाणिक ढंग से जानना दूसरी चीज। आपके बताने में ये प्रामाणिकता है। प्रश्न सारा यही है कि किस व्यक्ति को कितना फ्लैटर करना उचित है। आज उसका जो पद है उसे ध्यान में रखते हुए, या कल उससे जो काम निकालना है उसे देखते हुए। पंप करके बात निकालने के लिए उसी अनुपात में पंप से फूंक भरना भी तो होगा। ये पंजाबी मुहावरा कितना मौजू है और आपकी चाटुकारिता को कोई कितना सीरियसली ले, ये आपकी पोशाक पर निर्भर है। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हैं तो आपकी की हुई प्रशंसा ठीक है और स्वीकार्य है। आप पारखी पत्र प्रतिनिधि हैं। अगर रद्दी कपड़े पहने हैं तो वह काम निकालने के लिए की गई झूठी खुशामद है। आप टटपुंजिये रिपोर्टर हैं और तिरस्कार का पूरा नुस्खा सुन लिया था, बल्कि इसी पैकिंग में उसे देर हुई। फिर भी वे जैसे तैसे आकर रेखा के पास बैठ गया था। अरे, आप मेरी चिंता न कीजिए, मैं प्रतीक्षा करने की आदी हूँ और यहाँ तो बहुत सी दिलचस्प चीजें बिखरी पड़ी हैं। रेखा ने एक पुस्तक उठाते हुए कहा। पीटर चेनी, मैंने पढ़ा नहीं, सुना है। बड़ी दिलचस्प कहानियां लिखता है। जी हाँ, चंद्र से सुना होगा आपने। या कि आप फौजदारी अदालत की रिपोर्टरों की उम्मीदवार हैं। रेखा ने हंसकर किताब रख दी। भीतर से चंद्रमाधव ने पुकारा, अच्छा, मेरी साहित्यिक रुचि की बुराई कर रहे हो भुवन। लेकिन पीटर चेनी क्यों बुरा है? पीटर चेनी पढ़ने वाले कम से कम दूसरों की नुक्ताचीनी तो नहीं करते, अपने में खुश रहते हैं। और तुम्हारे साहित्य पढ़ने वाले सुपीरियर लोग सबको हिकारत की नज़र से देखते हैं। अच्छा बताइए रेखा देवी, दोनों में कौन अच्छा है? कौन सा दृष्टिकोण स्वस्थ है? ठीक है मिस्टर चंद्र, आपका दृष्टिकोण कलाकार का दृष्टिकोण है, सर्व स्वीकारी। आपके मित्र आलोचक हैं। आलोचना तो रचना शक्ति की मृत्यु का दूसरा नाम है। भुवन ने फिर चौंक कर रेखा की ओर देखा। क्या वह चंद्रमाधव पर हंस रही है? क्यों? या कि दोनों पर ही हंस रही है? रेखा ने उसकी भौचक मुद्रा को लक्ष्य किया और सहसा हंस दी। आप ठीक सोच रहे हैं डॉक्टर भुवन, मैं तो सिर्फ हंसी कर रही थी। भुवन ने पूछना चाहा, लेकिन किसकी या किस किस की, पर कुछ बोला नहीं। चंद्रमाधव ने बाहर आकर टाई सीधी करते हुए कहा, अब मैं सब तरह तैयार हूं, रेडी फॉर एनीथिंग। रेखा ने फिर चमकती आंखों से कहा, हाँ, पीटर चैनी के एक दृश्य के लिए भी? चंद्रमाधव ने बिना झेपते हुए कहा, हाँ हाँ। सेटिंग कार्ल्टन होटल का डाइनिंग रूम। भोजन करते करते रेखा देवी औंधे मुंह सूप प्लेट पर गिर गई। हत्या के कारण का कोई अनुमान नहीं हो सका। लखनऊ के स्टार पत्रकार चंद्रमाधव पड़ताल कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भी घटनास्थल पर मौजूद थे। लेकिन क्या सचमुच?
या कि तटस्था से? क्या कह रही हैं आप रेखा देवी? ऐसी मनुष्य कल्पना मत कीजिए। मैं कहाँ, यह तो पीटर चेनी। पीटर चेनी? पीटर चेनी के लायक पात्र कार्लटन में ढेरों और हैं। आपको वे कष्ट नहीं देगा। रेखा ने कृत्रिम निराशा का भाव दर्शाते कहा। तो मैं पीटर चेनी के लायक भी नहीं? भुवन अतिरिक्त सजगता से रेखा को देखने लगा था। मन ही मन उसने सहमत होते हुए कहा, पीटर चेनी के लायक तो कदापि नहीं। पर फिर किसके? हार्डी के? हाँ, ऐसी कठपुतली पाकर भाग्य भी अपना भाग्य सराहेगा। पर रेखा उतनी भोली नहीं, उसमें एक बुनियादी दृढ़ता है। लेकिन क्या उसकी चेतना वैसी विभाजित है? क्या उसमें वे अति मानवीय तर्क संगति है जो वास्तव में पागलपन का ही एक रूप है? प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडीकार एक बनाम समूचा देव वर्ग। लेकिन रेखा में उतना अहम क्या है कि देवता उसे चुने, कि वे चुनी जाकर कष्ट पावे? तब सात्र क्षण की असीमता, यातना के क्षण की असीमता, निसंदेह असीम सहिष्णुता उसमें है। व्यथा पाने का असीम अंतः सामर्थ्य। लेकिन वे इसीलिए कि आनंद की असीम क्षमता उसमें है। आनंद की परासीमा, यातना की परासीमा चुन सकते हैं उसे देवता, क्योंकि परासीमाएं उसमें सोती हैं। नभकांक्षी मानव, मिथकामी देवता, ट्रेजेडी के सहज यान इकारस के पंख, प्रमथ्यु की आग। ग्रीक ट्रेजेडी केवल अहम की ट्रेजेडी तो नहीं है, वे मानव की संभावनाओं की ट्रेजेडी है। कुछ ये अनुभव करते हुए कि बात बहुत देर से कही जा रही है और कदाचित नहीं कहनी चाहिए, उसने कहा ही, रेखा जी, चेनी के या किसी भी लेखक के पात्र होना क्यों चाहा जाए? हर किसी का अपना जीवन अद्वितीय होता है। सो तो है। हम कदम कदम पर अपनी अनुभूतियों की तुलना साहित्य के पात्रों से करते चलते हैं, पर है वे अद्वितीय, और अद्वितीयता में ही वे हमारे निकट मूल्यवान है। उन्हीं की अनुभूतियां भोग ऐसे छायाजीवी भी होते हैं। ना जाने क्यों भुवन ने एक बार फिर चंद्र की ओर देखा। उसने सहसा जाना कि वह चंद्र के चेहरे को ध्यान से देख रहा है, मानो उसकी रेखाओं से पूछ रहा है, जिस अनुभूति की तुम रेखाएं हो वे क्या सच है, मौलिक है, या कि छाया? कोई शीशा आसपास नहीं था, नहीं तो कदाचित वे अपना चेहरा भी देखने लगता। रेखा ने पूछा, कार्लटन में ऑर्केस्ट्रा भी होगा? भुवन ने लक्ष्य किया कि विषय बदल दिया गया है। उस रात स्टेशन से गाड़ी जानबूझकर छोड़ाने के बाद भुवन को अपने पर हल्की सी खींच आई थी। क्यों वे गाड़ी छोड़कर लौट आया? कुछ काम की क्षति नहीं हुई, ठीक है, पर एक निश्चय होता, आकारण बदलने से इच्छा शक्ति क्षीण होती है। यों क्षण की प्रेरणाओं पर अपने को छोड़ देने से आदमी शीघ्र ही आंधी पर उड़ता तिनका बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक बार संकल्प शक्ति कुछ क्षीणतर हो जाती है और सहज प्रेरणा की मंद हवा कुछ तेज होकर आंधी सी। क्यों नहीं चला गया? रेखा ना जाती तो ना जाती, रेखा से उसे क्या? और अपने कमरे में टहलते टहलते वे सहसा निकलकर चंद्रमाधव के कमरे में चला गया था। चंद्र लेट गया था और सोने की तैयारी कर रहा था, पर भुवन ने बिना भूमिका के पूछा था, चंद्र, ये रेखा देवी कौन है? क्या है? मुझे उसकी बात और बताओ जो तुम्हें मालूम हो। चंद्र ने एक लंबे क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर कुछ मुस्कुराकर कहा था, क्यों, ठेस खा गए दोस्त? रेखा तुम्हारी केमिस्ट्री की इन्वेंशन नहीं जो झट से हल कर लोगे। बड़ा पेचीदा मामला है। बकवास मत करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक दिलचस्प चरित्र है। मुझे बौद्धिक कौतूहल है बस। बौद्धिकता से तुम्हारा 36 का नाता है, यह जानता हूं, पर तुम जैसा दिलफेक स्वभाव।
पर तुम जैसा दिलफेक स्वभाव मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला। मैं क्या करूं? तैश में मत आओ दोस्त, चंद्र ने उठकर बैठते हुए कहा था। वह कुर्सी खींच लो और बैठ जाओ। भुवन के बैठ जाने पर, हाँ, अब पूछो क्या जानना चाहते हो? जो बता दो। वह कौन है, क्या है, कहाँ की है, क्या करती है, अकेली क्यों घूमती है? रुको, इतना पहले बता दूं तो और पूछना, नहीं तो मेरा सिर चकरा जाएगा। लेकिन बताकर क्या बताया जा सकता है? स्वयं वही जब कहता है कि तथ्य और सत्य में अंतर है, तब निरे तथ्य जानकर सत्य तक पहुंचने की व्यर्थ कोशिश वे क्यों कर रहा है? सत्य अपने अंतर की पीड़ा से जाना जाता है। वही मानते हो तो ठीक है, वही क्यों ना परीक्षा करके देखो। तथ्य कुछ अधिक थे भी नहीं। रेखा की आयु यही 27 के लगभग होगी। वह विवाहिता है। विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, पर विवाह के 2 वर्ष बाद ही पति पत्नी अलग हो गई। कारण कोई ठीक नहीं जानता और रेखा से पूछने का साहस किसे है? कोई कहते हैं विवाह से पहले रेखा का किसी से प्रेम था, पर उससे विवाह नहीं हो सकता था। उसने बाद में दूसरा विवाह कर लिया तो मर्माहत रेखा ने, उसके माता पिता ने जो वर ठीक किया उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया, पर उसे वह न दे सकी जो पति को देना चाहिए। कोई ये कहता है कि पति की ही आदतें शुरू से खराब थी। वे पत्नी के प्रति अत्यंत उदासीन था। मित्रों को लाकर घर छोड़ जाया करता था और स्वयं न जाने कहाँ कहाँ जा रहता था। सच क्या है भगवान जाने, पर 6 वर्ष से दोनों अलग हैं और 3-4 वर्ष हुए पति एक विदेशी रबड़ कंपनी में अच्छी नौकरी स्वीकार करके मलय चला गया है। वहाँ उसके साथ मलय या एग्लो मलय या यूरोपियन मलय मिश्र रक्त की कोई स्त्री भी रहती है। रेखा नौकरी करती है, पढ़ती रहती है, फिर किसी रियासत में राजकुमारियों की गवर्नेंस थी। वहाँ से हाल में इस्तीफा देकर आई है। अभी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन नौकरी की तलाश में है। और घर कहाँ है? माता पिता हैं? नहीं, पिता बड़े नामी डॉक्टर थे, माँ भक्त बंगालिन थी और मरी तो बहुत सी संपत्ति रामकृष्ण मिशन को छोड़ गई। वैसे शायद कश्मीरी है, पर दादा कलकत्ते में आ बसे थे और तब से तीसरी पीढ़ी बंगाली ही अधिक है। रेखा हिंदी और बांग्ला दोनों बोलती है और बांग्ला संगीत में उसकी अच्छी पहुंच है। अच्छा अच्छा, और? चंद्रमाधव ने कहा। और क्या, जो तुम पूछो तो बताऊं। तुमसे परिचय कब से और कैसे हुआ? मुझसे? चंद्र ने तकिए के पास से टटोलकर सिगरेट का पैकेट निकाला, सिगरेट सुलगाकर उठते हुए बोला, मुझसे? तुम तो जानते हो पत्रकार का परिचय हर किसी से होता है, समझ लो वैसे ही। बनो मत यार, और ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैं पहले से जानता था, बल्कि सुन रखी थी, इसीलिए कौतूहल अधिक था। जब भेंट हुई तो सोचा इस अद्भुत स्त्री से अवश्य परिचय करना चाहिए। क्यों? और वह अद्भुत क्यों है? यह मुझसे पूछते हो? देखकर ही नहीं छाप पड़ती कि वह स्त्री कुछ भिन्न है, असाधारण है। और भाई क्यों की भली पूछी। जिस स्त्री का इतिहास होता है उसमें किसे नहीं दिलचस्पी होती? भुवन ने तनिक रुखाई से कहा, हाँ हाँ, जर्नलिस्ट को तो जरूर होनी चाहिए। जर्नलिस्ट ही क्यों, हर किसी को होती है। भला तुम ही क्यों इतना जानने को उत्सुक हो? मैं तो जानने से पहले ही उत्सुक था, इतिहास जानकर तो नहीं हुआ। मानते हो ना, तभी तो कहता हूं वह असाधारण स्त्री नहीं है। तुम भी मानते हो, नहीं तो पूछते क्यों? तुम्हें किसी स्त्री में दिलचस्पी हो, या तो कभी देखा सुना नहीं। और कॉलेज में भी तो तुम गब्बू प्रसिद्ध थे। चंद्र जोर से हंस दिया। भुवन ने अंतिम बात को अनसुनी करते हुए कहा, और क्यों दिलचस्पी है? और यह तो इतिहास वाली बात है। उसका आकर्षण या निरी लोलुपता नहीं होती कि अगर पहले से इतिहास है तो एक अध्याय शायद हम भी जोड़ लें, ऐसा ही कुछ लोभ हो सकता है। आधुनिक समाज में कोई समझदार विवाहित से नहीं उलझता, यह तो तुम जानते हो। उसमें खतरा बहुत होता है। हाँ, विवाहित, मगर वियुक्ता की बात और है, उसमें दोनों ओर के लोभ हैं।
और ये जो लोभ की बात, छी छी चंद्र, क्या बात तुम करते हो। यह आधुनिक समाज की नहीं, 18वीं सदी के यूरोप के समाज की मनोवृत्ति है, बल्कि उस समय के भी दरबारी समाज की। अच्छा अच्छा, गरम मत हो मेरे दोस्त, और मुझे छी छी कहने से क्या लाभ है। मैं तो हर किसी की बात कह रहा था, अपनी थोड़े ही। क्यों, तुमने अपनी दिलचस्पी की बात नहीं कही थी अभी? हाँ हाँ, कही थी, पर वह बात और है। मैं तो रेखा देवी का बहुत सम्मान करता हूँ, बल्कि वैसी स्त्री। सहसा चंद्र बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। कहो कहो, वैसी स्त्री क्या? कुछ नहीं, कहकर चंद्र ने चुप लगा ली और फिर भुवन के बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बोला। अंतिम दिन वे तीनों सिनेमा गए थे। यूँ शाम के शो में भी जाया जा सकता था, पर 1 बजे कॉफ़ी हाउस में मिलने की ठहरी थी और भुवन का प्रस्ताव था कि वहीं से 3 बजे के शो में चला जाए, ताकि शाम को थोड़ा घूमने का समय मिल सके। अंग्रेजी चित्र था जिसमें एक दुर्घटना में नायक का स्मृति लोप हो जाता है और वह अपनी गृहस्थी की बात भूलकर पुनः प्रेम करने लगता है, और फिर एक वैसी ही दुर्घटना देखकर उसकी पहली स्मृति लौट आती है और नया स्मृति संचय मिट जाता है। कहानी भी मार्मिक थी और अभिनय भी भावोद्वेलक, पर उसे ध्यान से देखते हुए भी भुवन मन ही मन सोचता जाता था कि इसकी रेखा पर क्या प्रतिक्रिया हो रही होगी, क्योंकि संपूर्ण तटस्थ भाव से तो कुछ देखा नहीं जाता। हम अनजाने कथा वस्तु पर अपना आरोप करते चलते हैं या फिर अपने पर ही कथा की घटनाएं घटित करते चलते हैं, और मन की यह भी एक शक्ति है कि जरा से भी साम्य के सहारे वे सहज ही संपूर्ण लयकारी संबंध जोड़ लेता है। क्या रेखा अपने को अमुक स्थिति में देख रही है? क्या बीच बीच में वह खींचकर अपने को झकझोर लेता कि नहीं, रेखा की बात वह नहीं सोचेगा? पर फिर थोड़ी देर में वैसा ही प्रश्न उसके मन में उठा था, अगर रेखा का पति। बाहर आकर तीनों टहलते हुए गोमती की ओर निकल गए थे। पुल के पास घाट की सीढ़ियों पर तीनों बैठ गए। चलते चलते चित्र के विषय में कुछ बात हुई थी, पर अच्छा है से अधिक रेखा ने कोई मत व्यक्त नहीं किया था। वह स्पष्ट ही कुछ अनमनी सी थी। सहसा भुवन ने पूछा, रेखा जी, आप गाती नहीं? गाती नहीं, यह तो नहीं कह सकती, पर गाना जानती नहीं हूँ। चंद्र ने साभिप्राय भुवन की ओर देखा। आपकी मातृभाषा तो बांग्ला है ना? रेखा ने एक बार दृष्टि उठाकर भुवन से मिलाई। उसमें बड़ा हल्का सा अचंभा था और कुछ ये भाव कि आपने पूछा है तो उत्तर देती हूँ, पर अपने बारे में प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं। फिर उसने कहा, हाँ, वह मेरी भाषा है। तो बांग्ला में ही गाना गा दीजिए ना, मेरा ये आग्रह गुस्ताखी तो ना होगा? देखा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, नदी का किनारा है, गान यहाँ होना ही चाहिए। आपकी मान्यताएं भी इतनी रोमांटिक होंगी ऐसा नहीं समझती थी। भुवन ने आहत भाव से प्रतिवाद करना चाहा, पर बोला नहीं। चंद्र मानो आंखों से कह रहा था, तुम हो दुस्साहसी, पर देखें तुम्हारी बात सुनती है कि नहीं। मेरी तो कभी नहीं सुनी। सहसा दोनों निश्चल हो गए, क्योंकि रेखा कुछ गुनगुना रही थी। फिर उसने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में गाना शुरू किया। आमार रात पोहालो शारद प्राते, आमार रात पोहालो, मानशी तोमाए दिए जाबो कहा रहाते, ओमार रात पोहालो, तोमार बुके बाजलो धुनी, विदाई गाथा आगमनी, कतिये फाल्गुणे श्रावणे, कत प्रभाते राते, आमार रात पोहालो। ये कथा रई प्राणेण भीतर अगोचरे, गाने गाने निये छिले चूरी करे, समय ये तार हलगत निशी शेषे तरान मत, तारे शेष करे दाओ शिवली फुलेर मरण साथे, आमार रात पोहालो। मतलब मेरी रात चुक गई शायद प्रातः में, बंसी तुम्हें किसके हाथ सौंप जाऊं, कितने फागुन सावन में
कितनी प्रभात रात में तुम्हारे हृदय में विदा से गुथी हुई आगमनी की धुन बजी है। प्राणों के भीतर जो कथा अगोचर थी तुमने गान में चुरा ली थी। उसका समय बीत गया निशा दोष के तारों सा। उसे अब शेफाली के फूल के मरण के साथ समाप्त कर दो। इसे लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अंतिम पंक्ति गाते गाते ही वह उठी और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। अंतिम स्वर उस बढ़ती हुई दूरी में ही खो गए और ठीक पता न लगा कि गाना पहले बंद हुआ कि सुनना। नीचे पहुंचकर रेखा पानी के निकट खड़ी हो गई। एक बार मानो हाथ से पानी हिलाने के लिए झुकी, पर फिर इरादा बदलकर सीधी हो गई। भुवन और चंद्र दोनों ऊपर बैठे रहे। पुल के ऊपर 2-3 बंदर आकर बैठ गए और कौतूहल से दोनों की ओर देखने लगे। खिड़ती सांझ के आकाश के पट पर बंदरों के आकार अजब लग रहे थे। चंद्र ने पुकारा, रेखा जी, रेखा जी, अब चला जाए। रेखा ने घूमते हुए आवाज दी, आई, और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपने हमें ये कहने का मौका ही नहीं दिया कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो आपको आभार मानना चाहिए कि अनावश्यक शिष्टाचार से मैंने आपको बचा लिया। जैसा गाती हूँ वह मैं जानती हूँ। सीखना जरूर चाहती थी, पर हाथों की एक अस्पष्ट मुद्रा ने बाकी वाक्य का स्थान ले लिया। उसके बाद स्टेशन पहुंचने तक एक अजब सा दुराव सबके बीच आ गया था। सभी चुप रहे थे। चलने से कुछ पहले भुवन सामान देखने का बहाना करके अलग हट गया था कि उसकी वजह से खिंचाव हो तो दूर हो जाए। पर जब वे बाहर घूम घाम कर सीढ़ी पर पैर पटकता हुआ लौटा, तब भी दोनों चुपचाप ही बैठे थे, बल्कि तनाव कुछ अधिक ही जान पड़ रहा था। चंद्र के चेहरे पर कुंठित सा भाव था और रेखा के चेहरे पर एक अनमनापन, आंखों में एक असीम दूरी, मानो वे बहुत बहुत दूर कहीं पर हो। भुवन ने कुछ ऊंचे स्वर से कहा, और आज भी भीड़ हुई तो मैं तो जैसे तैसे जाऊंगा ही, चाहे फुटबॉल पर ही लटकते हुए ही जाना पड़े। रेखा ने कहा, नहीं नहीं, आज मैं आपको रोकने का आग्रह नहीं करूंगी। कल भी आप रुक गए, इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। भुवन ने मन ही मन सोचा, कल भी आपने कौन सा आग्रह किया था, पर प्रत्यक्ष उसने नहीं कहा। बोला, कृतज्ञ मुझे, हम दोनों को होना चाहिए कि आप रुक गई। चंद्र ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, बल्कि मुझे आप दोनों का। चलिए, हम सब के सब कृतज्ञ हैं। रेखा मुस्कुरा दी। अब चलें, राह में मेरा सामान लेते चलेंगे। भुवन अपने कमरे की ओर सामान उठाने चला। पीछे उसने सुना रेखा पूछ रही है, आपके मित्र को इलाहाबाद में बहुत जरूरी काम है या घर पहुंचने की जल्दी है? बीवी। वे सहसा ठिठक गया। चंद्र ठट्टा कर हंसा, अरे भुवन तो निगरा है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं। भुवन आगे बढ़ गया। रेखा ने फिर कहा, अकेले हैं, तभी लीक पकड़कर चलते हैं। इस वाक्य का कुछ भी अभिप्राय भुवन नहीं समझ सका। कोई भी अर्थ ना उस पर लागू होता था, न रेखा या चंद्र पर ही किसी तरह लगाया जा सकता था। चंद्र ने फिर क्या कहा यह उसने नहीं सुना। 10 बजे रात को गाड़ी लखनऊ से छूटी थी। रेखा के डिब्बे के सामने ही उसने चंद्र माधव से विदा ली थी और उसे वहीं छोड़कर अपने डिब्बे की ओर चला गया था। रेखा का डिब्बा आगे की ओर था। गाड़ी जब चली तब प्लेटफॉर्म पर खड़ा चंद्र फिर उसके सामने आ गया और उसने हाथ हिलाकर फिर विदा मांग ली। उसके बाद अगर वे ऊँघता रहता और प्रतापगढ़ तक फिर रेखा को ना देखने जाता तो कोई असाधारण बात ना होती। वैसा कुछ उससे अपेक्षित नहीं हो सकता था, बल्कि प्रतापगढ़ में भी अगर ना उतरता तो बहुत अधिक चूक ना होती, चाहे रेखा ही उसे वहां देखकर नमस्कार करती हुई चली जाती। रेखा की यात्रा का या उस यात्रा में उसकी सुरक्षा या सुविधा का कोई दायित्व भुवन पर कैसे था? पर गाड़ी पैसेंजर थी, हर स्टेशन पर रुकती थी। ऊँघने की चेष्टा बेकार थी। यूं भुवन ने उधर ध्यान नहीं दिया।
पहले ही स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वह रेखा के डिब्बे पर पहुंच गया। दरवाजे के पास ही रेखा बैठी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सजग थी और शायद बाहर अंधकार की ओर देखती रही थी। भुवन ने कहा, आप काफ़ी सफ़र करती हैं? हाँ, अधिक सफ़र ही करती हूँ। इधर के बहुत कम वेटिंग रूम हैं जो मेरे अपरिचित होंगे। जब मुसाफिर नहीं होती तब मेहमान होती हूँ, और दोनों में कौन अधिक उखड़ा है यह कभी तय नहीं कर पाई। लेकिन उखड़ापन तो भावना की बात है रेखा जी, मानने से होता है। व्यक्ति की जड़ें घरों में नहीं होती, समाज जीवन में होती हैं। नहीं, और यायावरों का भी अपना समाज होता है। तो समझ लीजिए कि मैं ज्ञान के तरु की तरह हूँ। उद्धर्व मूल मेरी जड़ें आकाश में खोई फिरती हैं। लेकिन यह ना समझिए कि मैं शिकायत कर रही हूँ। गाड़ी चल दी थी। अगले स्टेशन पर भुवन ने फिर कहा था, आप जैसा व्यक्ति भटकता है तो यही मानना चाहिए कि स्वेच्छा है, पसंद से भटकता है। लाचारी तो समझ में नहीं आती, और स्वेच्छा से भटकना तो भीतरी शक्ति का द्योतक है। रेखा हंस पड़ी। भटकने से ही शक्ति आती है डॉक्टर भुवन, क्योंकि जब मिट्टी से बांधने वाली जड़ें नहीं रहती तब हवा पर उड़ते हुए जीने के लिए कहीं ना कहीं से और साधन जुटाने पड़ते हैं। स्वेच्छा से भटकना, हाँ, इस अर्थ में जरूर स्वेच्छा है कि पड़ा पड़ा पिस क्यों नहीं जाता, अंधेरे गर्त में धंस क्यों नहीं जाता, हाथ पैर क्यों पटकता है। मैं आपको कलेश पहुंचाना नहीं चाहता था रेखा जी। मेरा मतलब था, व्यक्तित्व जड़ें तो फेंकने लगता है, बिल्कुल बचपन से। और और वे कुछ झिझका। आपका भटकना, कह डालिए ना, आपका भटकना 5-6 वर्ष का ही है। आप जानते तो होंगे कि मेरा विवाह हुए 8 वर्ष हो गए, और विवाह के 2 वर्ष बाद से। भुवन चुप रह गया। आपकी बात ठीक है, कुछ संबंध बने भी रह सकते थे और उन्हें काट कर बह निकलना स्वेच्छा से ही हुआ, पर जड़ों का ही रूपक लिए चले तो। यह आप नहीं मानते, और यह आप नहीं मानती कि कुछ जड़ें वास्तव में जीवन का आधार होती हैं, और सतही जड़ों का बहुत बड़ा जाल भी एक गहरी जड़ की बराबरी नहीं करता। हाँ, तब एक जड़ के कट जाने से भी पेड़ मर सकता है, और मरे नहीं तो भी निराधार तो हो ही सकता है। मैं मरी नहीं। गाड़ी फिर चल दी। इस समय शायद भुवन को गाड़ी के चल देने से तसल्ली ही हुई, क्योंकि ऐसे में क्या कहे वे सोच नहीं सकता था। बात ज्यों-ज्यों आगे चलती थी, अगले स्टेशन पर फिर ना जा पहुंचना उतना ही अनुचित जान पड़ता था। अनुचित ही नहीं, भुवन स्वयं भी बात आगे सुनने को उत्सुक था। अगले स्टेशन पर रेखा ने कहा, डॉक्टर भुवन, मैं अपनी बात के लिए क्षमा चाहती हूँ। इस तरह की बात करने की मैं बिल्कुल आदी नहीं, आप माने। पर रेल का सफ़र शायद इस तरह के आत्म प्रकाशन को सहज बनाता है। चलती गाड़ी में हम अजनबी को भी बहुत सी ऐसी निजी बातें कह देते हैं जो अपने ठिकाने पर घनिष्ठ मित्रों से भी ना कहें। वे कुछ रुकी, फिर बोली, ये शायद जड़ों वाली बात का एक पहलू है। चलती गाड़ी में मुझ जैसे व्यक्ति को एक स्वच्छंदता का बोध होता है, जबकि स्थिरता की सूचक किसी जगह में मुझे अपना बेमेलपन ही अखरता रहता है और मैं गूंगी हो जाती हूँ। इसीलिए मेरी बात पर ध्यान न दें, ये चलती बात है। अपने शलेश पर वह स्वयं हंस दी। भुवन ही नहीं हंस सका। रेखा ने फिर कहा, यूं भी शायद मैं एग्जेजरेट कर रही हूँ। उतना गहरा आघात शायद वह नहीं था। वैसा कहना दो तरफा न्याय है। असल में मैं जहाँ मैं आ पहुँची हूँ उसका कोई एक कारण नहीं है, मेरा सारा जीवन ही कारण है। और ये कहने से कुछ बात नहीं बनती, क्योंकि जीवन का सारा जीवन ही कारण है। ये कहने के क्या मानी है? मानी है रेखा जी, भुवन इतना ही कह पाया।
गाड़ी फिर चल दी और अगले स्टेशन पर उसने देखा कि रेखा का चेहरा इतना बदला हुआ है कि बात का सूत्र फिर उठाने का साहस ही उसे नहीं हुआ। रेखा ने कहा, एक बात पूछूं डॉक्टर भुवन, बुरा तो ना मानेंगे, आपने शादी क्यों नहीं की? भुवन अचकचा गया, पैंतरा काटता हुआ बोला, पहले तो डॉक्टर कहना आवश्यक नहीं है रेखा जी, नहीं तो मुझे लगेगा कि श्रीमती रेखा देवी ना कहने में मुझसे चूक होती रही है। दूसरे कोई काम ना करने के लिए क्यों कारण ढूंढा जाए? कारण तो कुछ करने के लिए होना चाहिए, ना करना तो स्वयं सिद्ध है। हाँ, यूं तो ठीक है, पर शादी के बारे में नहीं। वह तो धर्म है ना, शास्त्रोक्त भी, स्वाभाविक भी। रात के 2 बजे शास्त्रार्थ करने लायक ज्ञान तो मुझ में है नहीं, और कहीं अस्वाभाविकता अपने जीवन से अखरी हो, ऐसा भी नहीं है। अरे हाँ, मैं भी कैसा अत्याचार कर रही हूँ। बस, अब अगले स्टेशन पर आप नहीं आएंगे, मैं प्रतापगढ़ स्वयं उतर जाऊंगी। आप जाकर आराम कीजिए डॉक्टर भुवन जी। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपने जिसे अनावश्यक शिष्टाचार कहा था, यह बात भी क्या उसी के अंतर्गत नहीं आती? अगला स्टेशन प्रतापगढ़ था। यहाँ तो 10-12 मिनट गाड़ी ठहरेगी। भुवन लपक कर पहुंचा कि सामान उतरवा दे, पर यहाँ तक आते डिब्बे की सब सवारियों पर ऐसी स्थिरता छा गई थी कि सब अपने अपने स्थान पर पोटलियों सी पड़ी थीं और ऊपर की बर्थ से सामान उतार लेने में कोई अड़चन या झिझक नहीं हो सकती थी। भुवन के पहुंचने तक रेखा ने सामान उतार लिया था। एक कुली भी आ गया था। रेखा ने कहा, इस स्टेशन पर तो आपके ना आने की बात थी। ना आता तो आप मिस ना करती, ये जानता हूँ। समझ लीजिए कि यह भी फालतू शिष्टाचार है जो आप अपने सौजन्य के साथ रंगे दे रहे हैं। रेखा हंसी। कुली ने सामान उठा लिया था। रेखा ने कहा, वेटिंग रूम में ले चलो, हम आते हैं। कुली चला गया। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपसे भेंट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा लखनऊ का प्रवास बड़ा सुखद रहा। इस बात को आप शिष्टाचार ही ना माने। फिर तनिक सा रुककर, सुखद शायद ठीक शब्द नहीं, किंतु ठीक शब्द तत्काल मिल नहीं रहा है, सोचकर शायद ढूंढ निकालूं। रेखा ने गंभीर होकर कहा, भुवन जी, मैं भी आपकी कृतज्ञ हूँ। आपने इस वापसी की यात्रा को भी प्रीतिकर बना दिया। बल्कि मैं सोचती हूँ ये यात्रा कुछ और लंबी हो सकती थी। फिर कुछ मुस्कुराकर, बातचीत का ये इंटरमिटेंट तरीका कुछ बुरा नहीं है। ये बीच बीच के ये ब्रेक अपने आप में एक तटस्थता दे देने वाले हैं। फिर चाहे बातचीत कोई कैसी ही करे। मैं सोचती हूँ मुझे कोई ईसाइयों की तरह कन्फेशन करना हो तो गिरजा में जाकर नहीं, रेलगाड़ी में ही करूँ। भुवन ने भी हंसकर कहा, और कन्फेशर मैं हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा काम बहुत हल्का रहे। आपने ऐसे बहुत कर्म किए होंगे जिनका आत्मा पर बोझ हो, ऐसा नहीं लगता। रेखा जोर से हंस दी। अंग्रेजी में उसने एक पंक्ति कही जिसका अर्थ था, कितना छली रूपी होता है पापी। फिर सहसा स्वर बदलकर गंभीर होकर उसने पूछा, अच्छा सच बताइए, मैंने आपके इलाहाबाद जाने में जो 1 दिन की देर कर दी, उसके लिए आप नाराज तो नहीं है ना? अब भुवन हंसा। वह बात अभी तक आपको याद ही है। मुझे कहीं पहुंचना नहीं था और 1 दिन जो अधिक रह गया वह और भी अच्छा बीता। नाराजगी का प्रश्न ही कैसे उठता है। कृतज्ञ नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। जो रास्ते वाले हैं उन्हें रास्ते में 1 इंच भी इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। मेरी बात तो दूसरी है। मेरे आगे तो रास्ता ही नहीं है। भुवन ने कहा, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? आप समर्थ हैं, रास्ता बनाती चलती हैं। हम दूसरों की बनाई हुई लीकें पीटते हैं। रेखा ने जोर देकर कहा, नहीं, ये मेरा आशय बिल्कुल नहीं था। भुवन को रेखा की शाम को कही हुई बात याद आ गई। अकेले हैं तभी लीक पकड़कर चलते हैं। उसने चाहा अभी पूछ ले कि रेखा का क्या अभिप्राय था, पर वह बात उसे नहीं, चंद्रमाधव को कही गई थी। उसे सुननी भी नहीं चाहिए थी। उसने पूछा,
तब कुछ स्पष्ट करके कहिए ना। कुछ नहीं, दूसरों की बनाई हुई लीकों की बात मैं नहीं सोच रही थी। व्यक्तित्व की अपनी लीकें होती हैं, एक रुझान होता है, और उसके आगे व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में जो समझता है, जो कल्पना करता है, मंसूबे बांधता है, उनसे भी तो एक लीक बनती है। लीक कहिए, चौखटा कहिए, ढांचा कहिए, या कह लीजिए दुनिया में अपना एक स्थान। मेरा यही मतलब था। आपके सामने ऐसा मेरा अनुमान है। भविष्य का एक चित्र है, कहीं मंजिल है, ठिकाना है, इसलिए रास्ता भी है। रास्ते तो कई हो सकते हैं और शॉर्टकट होते नहीं। शॉर्टकट नहीं होते, पर कई रास्तों वाला तर्क बड़ा खतरनाक होता है भुवन जी। आपके सामने एक रास्ता है, वे जिस पर आप हैं। दूसरे रास्ते हो सकते हैं, पर चलता रास्ता एक ही है, जिस पर आप हैं। चलना तभी संभव है। गार्ड ने सीटी दे दी थी। गाड़ी भी सीटी दे चुकी थी। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपके व्यक्तित्व को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि आपके सामने रास्ता नहीं है। आपका ऐसा स्पष्ट, सुनिश्चित, रूपाकार युक्त व्यक्तित्व है कि। वह शब्दों के लिए कुछ अटका तो रेखा ने कहा, आप चलकर गाड़ी पर सवार हो जाइए, फिर आगे बात होगी। भुवन ने कहा, अभी चलने में बहुत देर है। फिर कुछ शरारत से एलियट की पंक्तियां दोहरा दी। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट फॉल्स द शैडो, फॉर देन इज द किंगडम। यानी कल्पना और यथार्थ के बीच, गति और कर्म के बीच आ जाती है तेरी छाया, क्योंकि तू ही रास्ता है। रेखा हंसी, कुछ बोली नहीं। भुवन ने कहा, लेकिन मेरा सवाल बीच ही में रह जाता है। आपके पास ऐसी स्पष्ट प्रखर दृष्टि है कि मुझे सब रास्ते एक साथ दिखते हैं। रेखा बात काटकर हंस पड़ी। और हर रास्ते के आगे एक मंजिल भी दिखती है, जिसे मरीचिका मानना कठिन है। वह तनिक रुकी, फिर गंभीर होकर उसने कहा, और इसीलिए सब मंजिलें झूठ हो जाती हैं और कोई रास्ता नहीं रहता। मैं सचमुच कहीं भी पहुंचना नहीं चाहती, चाहना भी नहीं चाहती। मेरे लिए काल का प्रवाह भी परवाह नहीं। केवल क्षण और क्षण और क्षण का योग फल है। मानवता की तरह ही काल प्रवाह भी मेरे निकट युक्ति सत्य है। वास्तविकता क्षण ही की है, क्षण सनातन है। भुवन चुपचाप रेखा का मुंह ताकता रहा। रेखा जैसे दूर कहीं से कुछ गुनगुना उठी। भुवन ने कान देकर सुना। वे लॉरेंस की कुछ पंक्तियां दोहरा रही थी। मेरे पैरों तले की घास मानो मुझ में ऊब डूब कर रही है, जैसे झरने में किनारे की घास। कितना मधुर है ये सब वस्तुएं हो जाना और अपना आप ना रहना, क्योंकि मैं अपने आप से ऊब गया हूँ। रेखा का स्वर भुवन स्पष्ट नहीं सुन सकता था और शब्द छूट जाते थे, पर कविता उसकी पढ़ी हुई थी और वे बिना पूरा सुने भी साथ गुनगुना सका। लेकिन रेखा के पढ़ने में कितनी एकात्मता थी। उन पंक्तियों के आशय के साथ मानो सचमुच ही भुवन देख सकता। वहां रेखा नहीं, घास की झूमती हुई पत्तियां हैं। पत्तियां भी नहीं, पानी में पड़ी हुई पत्तियों की परछाइयां। उसे और किसी कवि की कविता याद आई, जिसने कहा है, सरोवर के पानी में झांककर जो घास और शैवाल देखता है, वे भगवान का मुंह देखता है, और जो अपनी परछाई देखता है, वे एक मूर्ख का मुंह देखता है। और उसने सोचा, इस समय निसंदेह रेखा मूर्ख का मुंह नहीं देख रही है। यद्यपि भगवान का साक्षात वह कर रही है या नहीं, यह। ठीक इसी समय रेखा ने उसकी कोहनी पकड़कर उसे ठेलते हुए कहा था, अरे, आपकी गाड़ी तो जा रही है। और उसने मुड़कर देखा था कि सचमुच पर उसका डिब्बा, जो पीछे था, अभी जहां वे खड़े थे वहां से गुजरा नहीं था। उसने कहा था, आप चिंता ना करें, और सवार हो गया था। कब रेखा ने उसकी कोहनी छोड़ी थी,
इसका उसे ठीक पता नहीं था। तत्काल ही या जब उसने डिब्बे का हैंडल पकड़कर तख्ते पर पैर रखा और गाड़ी की गति ने उसे खींच लिया, तब उसने यही देखा कि रेखा का हाथ अभी वैसा ही ऊपर उठा हुआ है। उंगलियों की स्थिति वैसी ही अनिश्चित है जैसे किसी एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया के आरंभ होने से पहले होती है, संकल्प शक्ति की उस जड़ अवस्था में। और ठीक उसके बाद उसने सहसा जाना था कि वह भीतर कहीं विचलित है और उसकी कोहनी चुनचुना रही है और उसका हाथ उसका अपना अवयव नहीं है और सब प्राय विप्रिय है और आसपास सब कुछ एक गोरख धंधा है जिसका हल कम से कम उस समय उसे भूल गया है। और गोरख धंधे का हल ना जानने में उतनी छटपटाहट नहीं होती जितनी जानते हुए भी उस क्षण ना पा सकने में। पटरी के मोड़ पर रेखा गाड़ी की ओट हो गई थी। भुवन अपना हाथ देखता रह गया था। तभी एक चिड़चिड़े स्वर ने उसे वापस ठोस धरती पर ला गिराया था। क्षितिज में फीका सा रंग भरने लगा था। सप्ताह भर की घटनाओं का, यदि घटना उन्हें कहा जा सकता है, पर्यावलोकन करके भुवन फिर वहीं का वहीं आ गया था। तथ्य और सत्य, सत्य वह तथ्य है जिससे रागात्मक लगाव सब बातें हैं। तथ्य की सत्य यह कि फाफामऊ स्टेशन आ रहा है, आगे गंगा है जिसका पाट इस धुंधली रोशनी में मुकर सा चमकता होगा। गंगा प्रयाग की गंगा। भुवन ने एक लंबी सांस ली, फिर अपनी चढ़ी हुई आस्तीनें नीचे उतार ली, चाहे हल्की सी ठंड से बचने के लिए, चाहे कोहनी पर की छाप को छिपा या मिटा देने के लिए। खड़े होकर उसने एक अंगड़ाई ली। इलाहाबाद वहीं नहीं ठहरेगा, वापस चला जाएगा। छुट्टी के 2-4 दिन बाकी हैं तो क्या हुआ, या कि कहीं और हो आए। बनारस, सारनाथ, मथुरा, आगरा, दिल्ली। दिल्ली में कई मित्र हैं। गोरा के माता पिता हैं, उसके प्रोफेसर भी आजकल हैं। नहीं, क्या होगा कहीं जाकर। इलाहाबाद से सीधे वापस। अपनी छोटी सी जगह अच्छी है, कुछ पढ़ना लिखना होगा। अकेले हैं ना, तभी लीक पकड़कर चलते हैं। गड़बड़ाहट। ये गंगा का पुल आ गया। दूर कहीं पर अभी दिखते होंगे धुंधले से भोर के दीप। एक दिंगत स्पर्शी प्रवाह, उसमें छोटे छोटे द्वीप, मानो तैरते द्वीप। एक बड़ी अंधेरी रवहीन तरंग नहीं, 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 नहीं। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।